हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। सिविल्स डेली का आज ये नया सेशन है। 5W1H सेशन इसको नाम दिया है। 5W इसलिए क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है ना, वो 5 Ws पर आधारित होती है। यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, हु एंड हाउ। है ना? तो इन्हीं सब चीज़ों पर कि वो क्या है, क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, कौन शामिल था, किस पर ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिस पर कोई न्यूज़ आर्टिकल डिपेंड करता है और यही आपको अपने आंसर्स में लिखना भी होता है। तो आज हम लोग इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। ये सेशन है और सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दावोस एजेंडा 2022 में एक संबोधन किया था और वहाँ पर एक छोटा-सा इश्यू हुआ था। ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड हुआ, फेसबुक पर काफ़ी ट्रेंड हुआ और ट्रेंड हुआ बाकी जगहों पर भी। अब वो इश्यू क्या था? आपको पता है टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं। ख़ैर, उसमें हम लोग नहीं जाएँगे और ना ही किसी चीज़ की यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। इश्यू है, होता रहता है। दुनिया के बहुत बड़े-बड़े नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें हम लोग नहीं पढ़ने वाले। हम लोग आज ये देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा 2022 आखिर है क्या और क्यों हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो संस्थाएँ वैसे भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो येस, रिपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। व्हिच रिपोर्ट्स आर देयर जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पब्लिश होती हैं। पेपर 3 मेंस में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है डाइवोर्स एजेंडा। साथ के साथ ये भी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से साथ आकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढती है। तो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई व्हाई इज़ दिस कॉल्ड दावोस एजेंडा। तो दावोस क्या है? दावोस एक जगह का नाम है, स्विट्ज़रलैंड आपको दिख रहा है, ये पूरा स्विट्ज़रलैंड का मैप है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस और ये सब लोग ये लगा हुआ है लिechtenstein। तो ये शहर है दावोस, है ना? इसी के अंदर ज़्यूरिख ये रहा, तो दावोस ये है और दावोस में होती है ये समिट। समिट या फिर कॉन्फ्रेंस इसको आप कुछ भी कहें। हर साल एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में देश भर के दुनिया भर के नेता एंड बाकी बिजनेसमैन्स या जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं समाज पर प्रभाव डालने वाले, वो तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ पर फिजिकल मैप भी देख लेना ज़रूरी है। ये फ्री वर्ल्ड मैप से मैंने लिया है, तो उनको उनको यहाँ पर मेंशन करना भी ज़रूरी है। कभी-कभी क्लेम व्लेम कर देते हैं कि आपने बिना पूछे हम लोगों से ये इमेज ले ली इंटरनेट से, तो ये मैंने वहाँ से ली है, तो मैं उनको कर्टेसी देना ज़रूरी होता है। तो ख़ैर, ये स्विट्ज़रलैंड का मैप है, यहाँ पर आपको स्विस आल्प्स दिख रहे होंगे, है ना? ये जो पहाड़ियाँ हैं आल्प्स की, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दावोस या स्विट्ज़रलैंड में कौन से अ, ये माउंटेन रेंज है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ लेक कॉन्स्टेंस, या ये नाम रखिए, ये याद रखिएगा, ये बॉर्डर पे है एकदम लेक कॉन्स्टेंस। तो ये चूँकि थोड़ा-सा अलग नाम है। लेक जेनेवा तो आपको पता ही है ना? लेक जेनेवा ये भी बॉर्डर पे पड़ती है, जेनेवा शहर के पास में है। तो और लेक कॉन्स्टेंस याद रखिएगा, है ना? जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के ये ऑस्ट्रिया का बॉर्डर लग रहा है और इन सब के ये बॉर्डर पे ये पड़ती है। ये बासेल है ना? बासेल नॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। एक तो खूबसूरती तो है ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी ये शहर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इसी शहर में, स्विट्ज़रलैंड में बहुत हमारे यहाँ शूटिंग्स होती हैं। शूटिंग ज़्यादा नहीं, शूट होते हैं और वो बॉलीवुड के शूट होते हैं। स्पेशली यश चोपड़ा ने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूट किए हैं। ख़ैर, पीएम मोदी ने रिसेंटली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका थीम है इस बार का, तो उस एजेंडा को उस डावोस में वर्चुअली कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। कल कल की बात है। और नियरली 2 इयर्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ग्लोबल डिसरप्शन ड्यू टू कोविड-19, इकोनॉमीज़ जितनी है वर्ल्ड की, सोसाइटीज़ जितनी हैं, उन पर जितना प्रभाव पड़ा है और एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल था ये सब कुछ, और वायरस का प्रभाव उसको टैकल करने के लिए किस तरीके से पूरे दुनिया भर के देश साथ आएँ और काम कर सकें, यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई। और 5 दिन का समिट है, 7 दिन का सॉरी, 17 से लेकर 21, तो 5 दिन का, सॉरी 5 दिन का ही समिट है। तो उसमें वर्चुअल प्लेनरीज़ शामिल हैं। काफ़ी सारे लोग, ग्लोबल लीडर्स और जितने लोग हैं वो यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे लिए मैप इम्पोर्टेंट था, वो हमने यहाँ पर देख लिया। नाउ इसी
अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे दावोस एजेंडा 2022 की, तो वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं जो मैंने वहां से ये एग्जैक्टली कॉपी की हैं। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि मिक्स ऑफ विजनरी स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट है, उसमें स्पेशल जब एड्रेस होगा तो न केवल उसमें तमाम दुनिया की सरकारें होंगी, बल्कि बिजनेस लीडर्स होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सिविल सोसाइटीज होंगी, जो कि ग्लोबल इशू को अर्जेंटली किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, उनसे टैकल करने के लिए उस पर विचार करेंगे। मीटिंग में अदार पूनावाला भी संबोधित करेंगे, है ना, उनका भी एक भाषण हुआ था। कल कल ही की बात है, वो वैक्सीनेशन पर बात कर रहे थे कि वैक्सीन किस तरीके से बनाई जाएं और किस तरीके से प्रोवाइड की जाएं। दुनिया भर में जो वैक्सीन क्राइसिस जहां जहां जिन जिन देशों में है, उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, उससे कैसे पार पा सकते हैं, उसके बारे में बातचीत वो कर रहे थे। तो उस मीटिंग में लाइव स्ट्रीम सेशंस वगैरह चल रहे हैं, आप ट्विटर पे जाकर भी उनके देख सकते हैं। तो ज्योग्राफिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ा है। कल शाम को मैंने आपसे एक इनइक्वालिटी किल ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, कल मैंने शाम को वो डिस्कस की थी। मैं इसके एंड में उसका लिंक दूंगा, प्लीज आप उस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। जिस हम ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिवाइड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने उसे बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे से कवर किया है। मुझे लगता है कि हम सभी को एक बार उस रिपोर्ट को या फिर उस प्रोग्राम को सुन लेना चाहिए। अगर वो प्रोग्राम आप ना भी सुने तो कम से कम उसकी समरी जरूर पढ़े। ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट की बहुत ही अच्छी और बहुत ही आंख खोलने वाली बातें उसमें कही गई हैं। तो मैंने कल काफी डिटेल में उसको कवर किया था। तो ग्लोबल रिस्पॉन्स इस पैंडमिक के ट्रेजेक्टरी को कैसे, चैलेंज को कैसे हम करें, इसके लिए सारे आए हैं। व्हाट आर द मेन इनिशिएटिव्स ऑफ दिस दावोस एजेंडा 2022? तो सबसे पहला तो यही है कि एक्सिलरेटिंग द मिशन ऑफ नेट जीरो एमिशन। जो एमिशन है उसको नेट जीरो एमिशन तक, नेट जीरो तक लेकर आना है। उस पे किस तरीके से मिशन को बढ़ावा दिया जाए, उस पर विचार करना। आर्थिक रूप से चुनौतियां क्या क्या हैं और किस तरीके से विकल्प तलाशे जा सकते हैं नए, यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, पॉजिटिव सोल्यूशन किस तरीके से तलाशे जाए, उस पर बात करना। और साइबर रेजिलियंस पर बात करना। ये तीन मेन इनिशिएटिव हैं इसके। और की इश्यूज अगर हम बात करें तो इसी इन्हीं इन्हीं को डिटेल में बात करने के लिए, क्योंकि जब कोई इनिशिएटिव होता है तो इनिशिएटिव लेने के पीछे का रीजन होता है कि उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए आपने एक इनिशिएटिव उठाया है। तो इश्यूज ये थे, इसकी वजह से ये इनिशिएटिव लिए गए। याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हमेशा। क्लाइमेट एक्शन अगर इशू है तो नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना हमारा इनिशिएटिव है। अगर पैंडेमिक रिकवरी या फिर अगर इकोनॉमिक और सोशल रेजिलियंस हमारा इशू है, तो उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तलाशना हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से क्लाइमेट एक्शन तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो फोरम की है उस पर विचार करते हुए किस तरीके से हमें वेदर और बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है, इस पर विचार करना है। याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर और बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये जो है तीन मोस्ट सीवियर रिस्क हैं वर्ल्ड के ऊपर जो अगले डेकेड में आने वाले हैं, ऐसा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा गया है इकोनॉमिक फोरम की। पैंडेमिक रिकवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये तीन चीजें है ना। पैंडेमिक रिकवरी किस तरीके से किया जाए, वैक्सीन इनइक्वालिटी जो पूरे विश्व में है, वैक्सीन नेशनलिज्म की जो बात करते हैं, उससे कैसे टैकल किया जाए, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को कैसे एड्रेस किया जाए, जो हेल्थ कवरेज की डिस्पैरिटी है उसको कैसे रोका जाए, और मेंटल हेल्थ केयर किस तरीके से जरूरी हो गई है पैंडेमिक के बाद, उस पर कैसे विचार किया जाए। इन सब को लेकर पैंडेमिक रिकवरी जो है एक की इशू बन गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल रेजिलियंस, क्योंकि पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसने कई देशों को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है। इससे निपटने के लिए ये हमारा की इशू है और वही हमारा इनिशिएटिव भी है कि इससे कैसे निपटा जाए। ये एक इमेज उन लोगों ने कल शेयर की थी, WEF वालों ने, डावोस एजेंडा के अपने ट्विटर अकाउंट से। तो मैंने वो इसलिए आपको शामिल की इसमें कि आपको कभी ऐसे में या फिर अपने आंसर्स में लिखने के लिए हेल्प कर सकता है कि 70% ऑफ साउथ एशिया की जो पॉपुलेशन है वो अंडर बैंक्ड है या फिर अनबैंक्ड है। अनबैंक्ड यानी नो एक्सेस टू बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये सारा ये अनबैंक्ड है। मतलब 70% या तो अंडर बैंक्ड है या अनबैंक्ड है। ये बहुत बड़ा एक नंबर है ये, है ना। तो
ये साउथ ईस्ट एशिया का है। उसमें भी अगर सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर में भी 2% पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है, मलेशिया में बहुत है, थाईलैंड में है, इंडोनेशिया में 51% अनबैंक्ड है, फिलीपींस, वियतनाम 69% अनबैंक्ड। कैन यू इमेजिन? अंडर बैंक्ड 10%, 13%। अंडर बैंक्ड कहते हैं जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छे से सर्व नहीं होती हैं, है ना। नो एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड है, या अंडर इंश्योर्ड है, कोई लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट उनको नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं अंडर बैंक्ड। तो आप अंडर बैंक्ड का नंबर देखेंगे तो 24% है, यानी सबसे ज़्यादा अंडर बैंक्ड लोग सिंगापुर में है, और सबसे कम अंडर बैंक्ड, खैर वहाँ तो अनबैंक्ड ही है, तो अंडर बैंक्ड तो ऑटोमेटिकली कम होगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। 10% अनबैंक्ड है ना, अंडर बैंक्ड है। तो ये आपको इसलिए कि अगर आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया का अगर आप आंकड़ा ले लेंगे तो 50% के पास बैंकिंग सर्विसेज हैं ही नहीं, और 24% के पास वो लोग अंडर बैंक्ड हैं, और 26% ऐसे हैं जो कि बैंक्ड हैं। ठीक है ना, तो केवल 24-26% लोगों के पास ही बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा सिंगापुर में है, उसमें भी 38% अगर आप लेंगे, उसका 50% उनके वो अंडर बैंक्ड है। ठीक है, तो सबसे कम यानी वियतनाम, सबसे बुरे हालात वहाँ पर हैं बैंकिंग के मामले में। और जब हम बैंकिंग को ले रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल अबव 18 को इन्होंने शामिल किया है इसमें, और सोर्सेज इनका है वर्ल्ड बैंक, ब्रेन एंड टेमासेक एंड यूरो मॉनिटर। तो ये केवल इसके लिए कि आप अगर कंपैरिजन आपको करना हो तो आप कंपैरिजन कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको इंडिया का ही कंपैरिजन करना हो, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अब गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच चुकी है। अगर आपको ऐसे में या कहीं और लिखनी हो ये बात, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जहां पर 50% के पास बैंकिंग सर्विसेज हैं ही नहीं, अनबैंक्ड हैं। अब वहां से आप इंडिया को कंपेयर करके एक अपने आंसर में एक नया दृष्टिकोण, या फिर एक नई दृष्टि, या फिर एक नया अ, आंकड़ा दे सकते हैं, नई बात लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये शामिल किया। ये दो इमेजेस हैं, कल प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर सेशन कर रहे थे वर्चुअली, तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 6 लाख विलेजेस इन इंडिया आर बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट है, और ये एक बात है कि 6 लाख विलेजेस इंडिया के कनेक्ट किए जा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। वहीं पर दूसरी इमेज आपको बताती है कि वैक्सीन का जो इनइक्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा है। केवल 7% अफ्रीका ही फुली वैक्सीनेटेड है, ओनली 7%। मैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केवल 7% ही अफ्रीका जो है फुली वैक्सीनेटेड है, और वहाँ पर अभी भी वैक्सीन नहीं है। अगर है भी तो वहाँ पर जो आदिवासी जनजातियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो एक तरीके से ये मोरल फेलियर हो जाता है, और वहाँ तक अगर नहीं पहुँच रही हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, तो ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो वैक्सीन की इनइक्वालिटी को रोके। तो ये दो इमेजेस कल उन्होंने अपने अकाउंट से शेयर की थी। नाउ दावोस मीटिंग और डब्ल्यूईएफ की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे दुनिया के पॉलिटिकल और कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक जगह लेकर आता है। दुनिया भर के स्टेट के हेड्स, पॉलिसी मेकर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव, टेक्नोक्रेट्स, मीडिया पर्सनालिटीज यहाँ पर शामिल होते हैं। आज सुबह जब मैं ये प्रोग्राम के लिए ये मैटर ले रहा था, तो सीएनएन की एक मशहूर एंकर है, वो उसे डब्ल्यूईएफ के प्लेटफॉर्म से डावोस एजेंडा में बोल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया पर्सनालिटीज भी शामिल हैं जो कि अपने लेवल पर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने समाज को, पूरी दुनिया को देखा, और कैसे दुनिया के पॉलिसी मेकर्स को उन पर काम करना चाहिए। इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजन मेकिंग की डेलिब्रेशन, मतलब इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक सेक्टर को और कॉरपोरेट डिसीजन मेकर्स को कि वो इस तरीके से काम करें। ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एम्फेसाइज करता है कि आप ग्लोबल इंपॉर्टेंस जो इश्यूज हैं उसके इंपॉर्टेंस को समझें और उन पर बात करें। सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर लेकर जाता है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक फोरम है तो केवल इकोनॉमिक्स के लोग ही वहां पर रहेंगे, नहीं, वहां पर कॉरपोरेट जगत के भी हैं, मीडिया जगत के भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, और वो भी हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, है ना। तो अलग अलग लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, टेक्नोक्रेट्स तक। नाउ एक बार डब्ल्यू के बारे में भी देख लेते हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल एनजी, नॉन गवर्नमेंटल और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कोलोग्नी एक जगह है जेनेवा में, वहाँ पर ये पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। हम लोगों ने देखा 1971 में इट वाज फाउंडेड ऑन 1971, 24 जनवरी को इसकी वो होती है, मतलब
फाउंडिंग डे होता है इसका। और अभी उसी उसी सप्ताह में इन लोगों ने डावोस मीटिंग भी रखी है। तो एक जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट थे, क्लाउस श्वाब, तो उन्होंने इसको फाउंड किया था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इस मंच को, और आज इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया उससे जुड़ी हुई है। ये जो फाउंडेशन है ये फंड करते हैं इसको 1000 मेंबर कंपनीज जो उससे जुड़ी हुई हैं, जो कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं, और 5 बिलियन यूएस डॉलर्स जिसका जिनका टर्नओवर होता है, वो ऐसी 1000 कंपनीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, और वो इसको फंड करती हैं, और साथ में साथ पब्लिक सब्सिडीज वगैरह भी इसमें होती है। तो इम्प्रूव करना चाहते हैं ये लोग वर्ल्ड को बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटीज। ये इसका पूरा का पूरा एक एजेंडा है, प्लान है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इसकी नेटवर्किंग हब के तौर पर ये काम करता है, न कि मतलब वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को वाकई से टैकल करना हो उसके लेवल पे ऐसा कोई अब तक ठोस निर्णय वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ये अलग बात है कि एक एक नेटवर्क बना हुआ है 1000 मेंबर कंपनीज का जो उसको फंड करती हैं, उसके हिसाब से ये संचालित होता है। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है कि कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन ग्लोबल इश्यूज का अब तक दिखाई दिया नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं सिविल सोसाइटीज के जिन्हें ये छोड़ देता है, और इस वजह से इफेक्टिव सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाते हैं। तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी एक है, यानी रिप्रेजेंटेशन तो है, बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन अभी भी छोटे तबके का रिप्रेजेंटेशन उस मंच से नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के टर्नओवर वाली कंपनी से फंड आपको वो करते हैं, तो छोटे देश या फिर छोटे तबके तक या फिर अंतिम तबके तक समाज के, उनको आप रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ये एक बड़ी चुनौती इसमें है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एग्जाम के वन लाइनर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, एनर्जी एंड आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट बाय डब्ल्यूईएफ। इसको आपको याद करने का तरीका एक ये हो सकता है कि आप खुद को सोचें कि अ, आप सोचें कि आपको घूमना बहुत पसंद है, ठीक है? तो अगर आपको घूमना बहुत पसंद है, या आप ये सोचें कि आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको एक निमोनिक बता रहा हूँ याद करने का। आप सोचें कि आप को आप इकोनॉमिक लेवल पे बहुत अच्छे नहीं हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो आप खुद एक आइडेंटिटी के तौर पर खड़े हो जाएँ बीच में, और आप सोचें कि आप इकोनॉमिक के लेवल पे ठीक नहीं हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको अब ट्रैवल करना है, ठीक है? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। लेकिन पैंडेमिक है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अगर आप की इकोनॉमिक हालत अच्छी हो जाएगी, आर्थिक हालत अच्छी होगी, तो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, आप सोसाइटी को कुछ योगदान दे सकते हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट, है ना? आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। आपके घर में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी आपके यहाँ 4 आप भाई हैं और 1 बहन है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। आप एनर्जी आपके अंदर बहुत है लेकिन आपके पास काम नहीं है, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, तो ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, है ना? और एनवायरनमेंट में आप योगदान देना चाहते हैं, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और आप कल के भावी मतलब पीढ़ी हैं, तो टुमारो कंज्यूमर रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप खुद को बीच में खड़ा करें और सोचें कि आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको रिस्क लेना बहुत पसंद है, आपको आपके यहाँ जेंडर गैप ज़्यादा है, आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। तो आप लेकिन आपको आप अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक के लेवल पे या बहुत अच्छे नहीं हैं या बहुत अच्छे हैं, तभी आप खुद को इकोनॉमिक फोरम से जोड़ पाएँगे। मतलब ये मैं केवल याद करने के लिए निमोनिक आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप सोचेंगे कि आप फटाफट से आप ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आपको याद हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से मैं याद करता हूँ। तो अगर आपको भी ये ठीक लगा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया निमोनिक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये था पूरा का पूरा डावोस एजेंडा। क्या है डावोस, क्या हमने ज्योग्राफी भी देख ली, और हमने इस एजेंडा की बात भी कर ली, और हमने ये 2-3 इमेजेस के बारे में बात भी की, इसकी इम्पोर्टेंस देखी, इसका क्रिटिसिज्म देखा, रिपोर्ट्स देखी। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा।
उम्मीद है आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, आपका प्रोग्राम भी पसंद आ रहा होगा। अगर कोई सुझाव हो, कोई भी एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।